आज से 15 साल पहले 25 जून 2009 को ये दोपहर 12 बजे की ही बात थी जब माइकल जैक्सन को उसके पर्सनल डॉक्टर ने कुछ नशीली दवाइयां दी और उन दवाइयों की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई। अब डॉक्टर का कहना है कि उसने ये नशीली दवाइयां नींद ना आने की बीमारी की वजह से माइकल जैक्सन के मांगने पर ही उसको दी थी, लेकिन माइकल के फैंस और परिवार वाले आज भी यही मानते हैं कि माइकल की हत्या की गई थी। देखो, हुआ कुछ ये था कि अपनी मौत से एक दिन पहले यानी कि 24 जून 2009 को माइकल एक कॉन्सर्ट की रिहर्सल कर रहा था। इस बात पर ध्यान देना कि ये माइकल की जिंदगी का आखिरी कॉन्सर्ट होने वाला था। इस कॉन्सर्ट का नाम था दिस इज इट और ये जुलाई में लंदन के द O2 अरीना में होने वाला था। ये कॉन्सर्ट माइकल के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि पिछले काफी सालों में माइकल ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। उसके ऊपर बच्चों के शोषण का जो आरोप लगा हुआ था उसकी वजह से। म्यूजिक इंडस्ट्री से ब्रेक लेने के बाद के इस पहले और आखिरी कॉन्सर्ट के लिए माइकल जैक्सन इसलिए भी एक्साइटेड था क्योंकि उसके बच्चे उसे पहली बार लाइव परफॉर्म करते हुए देखने वाले थे। एक बार इस घटना से जुड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर भी नजर मार लो। अमेरिका में लॉस एंजलिस में यहाँ ये माइकल जैक्सन का घर है 100 नॉर्थ कैरलवुड ड्राइव। अब यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर है द स्टेपल्स सेंटर, जहाँ माइकल रिहर्सल्स के लिए अभी भी मौजूद है। माइकल जैक्सन के इस रेंटेड घर और इस रिहर्सल लोकेशन के बीच के डिस्टेंस को करीबन 24 मिनट में कवर किया जा सकता है। अब बात 24 जून 2009 के रात के 12 बजे की है। माइकल अपनी रिहर्सल से फ्री होकर अपने घर 100 नॉर्थ कैरलवुड ड्राइव के लिए निकल जाता है। रात के लगभग 12:30 बजे माइकल अपने घर पहुंच जाता है। माइकल जैक्सन घर लौटते ही सीधा किचन में जाकर डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है। अब यहाँ ये जो लेडी आपको दिखाई दे रही है ये है काई चेज, जो कि माइकल जैक्सन की पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट और शेफ है। इनफैक्ट उसी ने माइकल के लिए आज का ये डिनर भी तैयार किया है। फाइनली खाना खाने के बाद माइकल अपने बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाकर माइकल सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माइकल को इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, इसलिए ही वो सो नहीं पा रहा था। इसी बीच माइकल के पर्सनल फिजिशियन कॉनराड मरी की इस घर में एंट्री होती है। ये बात यहाँ आपको पता होनी चाहिए कि इस कॉनराड मरी को दिस इज इट कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स ने खास माइकल के लिए ही हायर किया था। चूंकि माइकल को इंसोम्निया था तो उसे बिना दवाई के नींद नहीं आती थी। माइकल जैक्सन को हर रात एक दवाई लेकर सोने की आदत थी, इसलिए उसने अपने स्वीट में अपने बेडरूम के बगल में ही एक मेडिकेशन रूम और बनवा रखा था। हर रात की तरह आज भी यानी 24 जून की रात को भी माइकल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने उस मेडिकेशन रूम में जाता है। अभी करीबन रात के 1 बज रहे हैं और कॉनराड मरी मेडिकल रूम में ही नींद आने की दवाई देने की प्रिपरेशन कर रहा है। जितनी देर कॉनराड मरी माइकल की दवाइयों की प्रिपरेशन कर रहा है उतनी देर आप ये समझो कि कॉनराड माइकल को प्रोपोफोल नाम की एक एनेस्थेटिक दिया करता था और इसी दवा को देने के लिए कॉनराड हर रात माइकल जैक्सन के घर जाता था। खैर, रात को 1:30 बजे हर रात की तरह ही माइकल के डॉक्टर कॉनराड ने माइकल को पहले डायज़ेपम, लोराज़ेपम और मडाज़ोलम नाम की एनेस्थेटिक्स दी, लेकिन शॉकिंगली कोई भी दवा काम ही नहीं कर रही थी क्योंकि माइकल जैक्सन को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर कॉनराड ने माइकल को बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए, लेकिन उनसे भी कोई असर नहीं हो रहा था। ये नींद और दवाई देने का तमाशा 8-10 घंटे तक चलता रहा और फिर लास्ट में वो हुआ जिस चीज का डर था। माइकल अब कॉनराड से मिल्क मांगता है। यहाँ मिल्क उसी प्रोपोफोल को कहा जा रहा है जिसकी अभी हमने बात की थी। ये एक तरह का एनेस्थेटिक है जिसे डॉक्टर्स सर्जरी के दौरान यूज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इस वीडियो के स्पॉन्सर ओडू को, जो कि एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और आपकी कंपनी को डिजिटलाइज और मैनेज करने में हेल्प करता है। अगर आप अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी चाहते हैं तो ओडू का साइन ऐप एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। ओडू साइन से आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं बिना किसी पेपर और पेन के झंझट के। ये सिक्योर्ड और लीगली बाइंडिंग है और ऑफिशियल रेगुलेशंस को भी फॉलो करता है। इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको अलाउ करता है कि आप आसानी से अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स और बाकी पार्टीज के साथ डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकें। ये एडवांस्ड इंक्रिप्शन टेक्निक के साथ 100% सिक्योर्ड है। इसमें कई फीचर्स हैं जैसे ऑटो सिग्नेचर सजेशंस, मल्टी कंपनी सपोर्ट और साइनिंग ऑर्डर, जो इसे और भी उपयोगी बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स डिजिटली स्टोर्ड होते हैं जिससे प्रिंटिंग और मेलिंग कॉस्ट कम हो जाती है। ये ऐप रियल टाइम ट्रैकिंग भी प्रोवाइड करता है जिससे आप इसके डैशबोर्ड से ओवरव्यू ले सकते हो। हर स्टेप पर अपडेटेड रह सकते हो कि किस डॉक्यूमेंट का क्या स्टेटस है। इसके इंटीग्रेशन ऑप्शंस की मदद से आप ओडू की बाकी एप्स के साथ इस ऐप को भी सीमलेसली इंटीग्रेट कर सकते हो। ओडू साइन आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट साइनिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा एफिशिएंट और स्मूथ बनाता है। तो आज ही इस्तेमाल करो ओडू ई साइन को और एक्सप्लोर करो ओडू को। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले तो कॉनराड माइकल को यह दवा देने से मना ही कर देता है, लेकिन सुबह तकरीबन 10:40 पर माइकल जैक्सन की जिद की वजह से कॉनराड उसे 25 mg प्रोपोफोल लाइडोकेन के साथ डाइल्यूट करके दे देता है। फाइनली माइकल जैक्सन को नींद आ जाती है। माइकल जैक्सन को सोता हुआ देखकर कॉनराड बाथरूम के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आकर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। कॉनराड देखता है कि माइकल की पल्स भी वीक थी और वो सांस भी
नहीं ले पा रहा था, यानी माइकल की बॉडी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ये सब देखकर कॉनराड के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि सामने लेटा हुआ इंसान कोई छोटा मोटा बंदा नहीं था, बल्कि माइकल जैक्सन था। माइकल को बचाने के लिए कॉनराड ने हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी, और कोशिश की भी तो क्या, बेवकूफों वाली। इस कॉनराड ने माइकल को बचाने के लिए टोटल 10 मिनट तक सीपीआर दिया, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलती थी। आगे बताऊंगा क्यों, लेकिन फिलहाल ये याद रखो कि अगर कॉनराड माइकल को सीपीआर ना देता तो शायद माइकल उस दिन बच जाता। खैर, उसके बाद कॉनराड को लगा कि शायद प्रोपोफॉल की डोज ज्यादा हो गई है, इसलिए प्रोपोफॉल के असर को कम करने के लिए उसने फ्लूमाजेनिल नाम की एक और दवाई माइकल की बॉडी में इंजेक्ट कर दी। ये दवाई सेडेटिव ओवरडोज को काउंटरैक्ट करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए दी जाती है। लेकिन अभी भी, यानी कि इतनी दवाइयों के बाद भी माइकल तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। जब कुछ भी काम नहीं आया तो कॉनराड ने हेल्प के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी ने कुछ सुना ही नहीं। इस समय तक कॉनराड बहुत घबरा चुका था। घबराहट में वो तकरीबन दोपहर 12 बजे चिल्लाते हुए सीढ़ियों पर आता है और काई से कहता है कि गेट हेल्प, गेट सिक्योरिटी, गेट प्रिंस। इतना कहकर वो वापस माइकल के कमरे में चला जाता है। डरी हुई काई सब कुछ छोड़कर माइकल के बड़े बेटे प्रिंस को लेकर आती है। प्रिंस की उम्र इस समय 12 साल थी, जो यहाँ डैन में अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा था। काई को कोई आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली उसे क्या करना है, वो बस प्रिंस को लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ कॉनराड माइकल के कमरे में जाकर तकरीबन 12:15 पर माइकल अमीर को कॉल करता है। ये माइकल अमीर माइकल जैक्सन का पर्सनल असिस्टेंट था। कॉनराड माइकल अमीर को हेल्प और सिक्योरिटी लाने को कहता है, लेकिन माइकल अमीर तो उस समय घर में था ही नहीं। अब चूंकि वो उस समय घर में मौजूद ही नहीं था, इसलिए माइकल अमीर फर्दर एल्बर्टो अल्वारेज को कॉल करता है, जो माइकल जैक्सन का पर्सनल सिक्योरिटी था। कॉल मिलते ही एल्बर्टो माइकल जैक्सन के रूम की तरफ भागता है और वहाँ माइकल जैक्सन को देखता है। वो देखता है कि माइकल का मुंह और आंखें दोनों ही खुली हुई हैं और वो अनरिस्पॉन्सिव मैनर में बेड पर पड़ा हुआ है। ये सब कुछ देखकर तुरंत एल्बर्टो ने 911 को कॉल किया। Not conscious, sir. Okay. All right. Do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. इस क्लिप में अभी जो आवाज आपने सुनी वो एल्बर्टो की ही आवाज थी। जैसे ही 911 को कॉल किया, उन्होंने माइकल जैक्सन की बॉडी को बेड से उतार के जमीन पर लेटाने को कहा और उसे सीपीआर देने को कहा। Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now. Okay. We need him. Yes, we need a. Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm gonna do as much I can to help you over the phone. We're already on our way. हालांकि सीपीआर तो कॉनराड भी पहले से देता हुआ आ ही रहा था, लेकिन माइकल की बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। यहाँ एक और अजीब सी चीज हुई। कॉनराड ने एल्बर्टो को मेडिकल आइटम्स छुपाने को कहा, लेकिन एल्बर्टो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फॉलोइंग विच कॉनराड ने खुद ही सारे मेडिकल आइटम्स को एक बैग में भरा और उन सभी चीजों को इधर उधर छुपा दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर ये बैग्स मिले भी थे। इतने में ही फहीम मोहम्मद, जो कि माइकल जैक्सन का बॉडीगार्ड था, वो भी माइकल जैक्सन के रूम में आ जाता है। माइकल जैक्सन की हालत देखकर उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब ये तीनों माइकल को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं। इतने में ही तकरीबन 12:30 पर पैरामेडिक्स यानी कि इमरजेंसी डॉक्टर्स की एक टीम माइकल जैक्सन के रूम की तरफ दौड़ती है। इस टीम में से इसने यानी रिचार्ड सिनफ ने ये सीन बाद में कोर्ट को भी बताया था। Now describe Dr. Murray's demeanor, please. Frantic. उसने बताया कि जब वो पहुंचा था तब कॉनराड अपने सेंसेस में ही नहीं था। खैर, जैसे तैसे पैरामेडिक्स की टीम भी माइकल को सीपीआर देती है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। ये टीम माइकल को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। अब नीचे मौजूद सभी घर वाले यानी काई, माइकल का बाकी का स्टाफ और तीनों बच्चे एक साथ एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1:15 बजे पैरामेडिक्स माइकल जैक्सन को लेकर नीचे उतरते हैं। सभी घर वाले पैरामेडिक्स से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता है। माइकल जैक्सन को रोनाल्ड रीगन UCLA मेडिकल सेंटर में लेकर जाया जाता है। वहाँ उसे बचाने की बहुत कोशिश करी गई थी, लेकिन माइकल किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था। दोपहर 2:30 बजे माइकल जैक्सन को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, यानी कि पर्सनल डॉक्टर कॉनराड की एक गलती की वजह से किंग ऑफ पॉप, दुनिया का जाना माना सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन दुनिया छोड़कर चला जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर सोची समझी साजिश। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ऐसा क्यों माना जाता है कि माइकल जैक्सन की हत्या हुई थी। पर्सनल डॉक्टर कॉनराड ने तुरंत ही 911 पर कॉल क्यों नहीं किया, माइकल को इंसोम्निया कैसे हुआ और नशीली दवाइयों की लत कैसे लगी। ये भी समझेंगे कि वो प्लास्टिक सर्जरीज के पीछे इतना पागल क्यों था, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली माइकल पर जो बच्चों के शोषण के एलिगेशंस लगे थे उनमें से कितने सच निकले। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेट है इंडियाना। उस स्टेट में एक सिटी है गैरी। इस सिटी में साल 1958 में 29 अगस्त को एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन के पिता जोसेफ जैक्सन एक क्रेन ऑपरेटर थे और उसकी माता कैथरीन जैक्सन होम मेकर थी। इनके 9 बच्चे हुए, रेबी, जैकी, टीटो, जर्मेन, लाटोया, मार्लोन, रैंडी, जैनेट और माइकल। इन 9 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चों ने, जैकी, टीटो, जर्मेन, मार्लोन और माइकल ने
अपने पिता के कहने पर एक बैंड बनाया जिसका नाम था जैक्सन 5। माइकल जैक्सन के पिता जो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर इस दुनिया में जल्दी से पैसा कमाना है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। वैसे भी देखा जाए तो इसका परफेक्ट एग्जांपल हम आज भी देख सकते हैं कि कैसे ये टिकटॉक बनाने वाले आज लाखों कमा रहे हैं। शायद जो को ये एहसास हो गया था कि अगर वो अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजते हैं तो काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसलिए बहुत कम उम्र में ही जो ने अपने 5 बच्चों को एंटरटेनमेंट सेक्टर में डाल दिया था। इसका नतीजा ये रहा कि उनका ये ग्रुप काफी फेमस भी हुआ था और उस समय जैक्सन 5 ने दुनिया में काफी धूम मचा रखी थी। लेकिन इन 5 में से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी और अटेंशन ग्रैब किया माइकल ने। 5 भाइयों में माइकल सबसे छोटा था। डांस और सिंगिंग में सबसे अच्छी पकड़ भी उसी की थी। खुद माइकल भी ये जानता था कि वो हमेशा से ही एक परफॉर्मर बनना चाहता था। उसे स्टेज पर जाकर लोगों को एंटरटेन करने में बहुत मजा आता था, इसलिए उसने खुद के सोलो करियर पे भी ध्यान रखा। वो बीच बीच में अपने सोलोज निकालता रहता था ताकि जिस प्रकार का म्यूजिक वो लोगों के सामने लाना चाहता है वो आ सके। और माइकल की ये मेहनत सफल भी हुई थी जब उसके सोलो करियर को सबसे तगड़ा हिट मिला, और वो मिला था साल 1979 में जब उसका ऑफ द वॉल नाम का गाना रिलीज हुआ था। इस गाने का प्रोडक्शन उसने एपिक रिकॉर्ड्स के क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर किया था। देखा जाए तो क्विंसी जोन्स और माइकल की ये पार्टनरशिप उस समय माइकल जैक्सन के लिए काफी अच्छी साबित हुई। जैसे ही माइकल जैक्सन को यह एहसास हुआ कि अब वो अकेले ही अपना सोलो करियर बना सकता है तो काफी सोच विचार करने के बाद 1984 में उसने जैक्सन 5 बैंड को छोड़ दिया था। इसके बाद वो अपने सोलो करियर पर फोकस करने का डिसीजन बना लेता है। देखते ही देखते माइकल जैक्सन किंग ऑफ पॉप के रूप में उभरता हुआ भी नजर आने लगा था। उसी पार्टनरशिप के चलते उसने ऑफ द वॉल, थ्रिलर, बैड, डेंजरस और हिस्ट्री जैसे सुपरहिट गाने भी दिए थे जिसकी धुन पर आज भी दुनिया थिरकती है। और हाँ, उसकी फेमस मून वॉक का मुकाबला जो आज तक कर पाना काफी मुश्किल है, वो माइकल बचपन से करता आ रहा था। वो बात अलग है कि दुनिया ने उसकी मून वॉक को 25 मार्च 1983 को पहली बार एक शो के दौरान नोटिस किया। खैर, बात जब माइकल जैक्सन की फैन फॉलोइंग की आती है तो खुद माइकल ने एक डॉक्यूमेंट्री के दौरान ये बात बताई थी कि उसके कॉन्सर्ट में तकरीबन 5000 लोग बेहोश हो जाया करते थे। इतना ही नहीं, माइकल के लिए लोग इतने दीवाने थे कि उसको पास से देखने के लिए चलते कॉन्सर्ट में स्टेज पर चढ़ जाया करते थे। इसका एक एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये बंदा माइकल जैक्सन के लिए इतना दीवाना था कि अपनी जान जोखिम में डालकर क्रेन पर चढ़ गया था, और उसका ये प्यार देखकर माइकल जैक्सन ने भी उसे गले से लगा लिया था। लेकिन अक्सर कर सेलिब्रिटीज से इस जेस्चर की उम्मीद कम ही करी जाती है। जहां कई सुपरस्टार्स अपने फैंस को इस तरह से ट्रीट करते हैं, वहीं माइकल उन्हें गले से लगा लिया करता था। शायद इसी डिफरेंस ने माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप बनाया था। अब यहाँ तक देखने में माइकल की लाइफ जितनी मजेदार दिख रही है उतनी थी नहीं। उसके साथ 2 ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स हुए जिन्होंने उसकी जिंदगी पलट कर रख दी। दरअसल साल 1984 में हुआ कुछ ऐसा था कि माइकल एक पेप्सी कमर्शियल की शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट का शिकार हुआ। जैसा कि आपने अभी इस क्लिप में देखा कि माइकल यहाँ इस जालीदार गेट के पीछे खड़ा हुआ था। वो आगे बढ़ता है और एक छोटा सा फायरवर्क होता है। उसी फायरवर्क से निकली एक चिंगारी माइकल जैक्सन के बालों में आ गिरती है। थोड़े टाइम तक तो उसे एहसास ही नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आग उसकी खोपड़ी तक चली जाती है, जिसकी वजह से उसे 3rd डिग्री बर्न्स आ जाते हैं। इसके बाद साल 1999 में भी उसके साथ एक और हादसा हुआ। इस हादसे में माइकल जर्मनी में एक कॉन्सर्ट के दौरान अपने ही गाने दी अर्थ सॉन्ग पर एक ब्रिज के ऊपर खड़े होकर परफॉर्म कर रहा था। तभी अचानक वो ब्रिज एक खराबी के चलते 50 फीट की ऊंचाई से एकदम जमीन पर आ गिरा। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी उसने परफॉर्मेंस को कंप्लीट किया। इस हादसे के बाद माइकल को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। बस यहीं से माइकल को पेन किलर्स और सेडेटिव्स यानी नींद की दवाइयों की लत लग गई। इन हादसों से ही माइकल को स्टेज पर खुलकर परफॉर्म ना कर पाने का डर सा पैदा होने लगता है। उसका ये डर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि इसी डर की वजह से वो स्ट्रेस में रहने लगता था, और इसी स्ट्रेस की वजह से माइकल के शरीर में काफी सारी बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। लेकिन उन सभी बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी थी इंसोम्निया की, जिसके चलते माइकल कई दिनों तक नहीं सो पाता था। उसकी इसी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उसे काफी सारे मेडिकेशन सजेस्ट किए गए, लेकिन कोई भी मेडिसिन उसके लिए काम नहीं कर रही थी। फिर उसे कॉनराड ने प्रोपोफॉल के बारे में बताया। जैसे ही माइकल ने प्रोपोफॉल का इस्तेमाल किया, वैसे ही उसे चैन से नींद आने लग जाती है। अब हर रात उसे प्रोपोफॉल का एक इंजेक्शन दिया जाता था, और उस समय माइकल को इस प्रोपोफॉल की आदत सी पड़ गई थी। असल में प्रोपोफॉल एक इंट्रावीनस एनेस्थीसिया की तरह काम करता है, यानी कि जो सीधा आपके वेन्स में जाकर आपके ब्लड स्ट्रीम में घुलकर तुरंत असर करता हो। ये एनेस्थीसिया पेशेंट्स को या तो सर्जरी से पहले दिया जाता है या सर्जरी के बाद। लेकिन इस तरह का हैवी एनेस्थीसिया डॉक्टर्स मेडिकल इक्विपमेंट्स की प्रेजेंस में ही देते हैं। इसी एनेस्थीसिया दवा का इस्तेमाल माइकल के ऊपर हर रोज किया जाता था, वो भी बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट्स के। एक पॉइंट के बाद माइकल इस दवा को मिल्क तक कहने लग गया था, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी और कलर दोनों ही दूध की तरह हैं। और जैसे बच्चे रात को दूध पीकर सोते हैं, वैसे ही माइकल भी प्रोपोफॉल लेकर ही सोता था। एक बात और जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि इस एनेस्थीसिया के बाद आदमी एक ऐसी नींद में चला जाता है जो उसे कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं आ पाती है। ऐसा ही कुछ हमें कबीर सिंह में भी देखने को मिला था, जहां कबीर ने प्रीति के गम में खुद को मॉर्फिन से सिडेट किया था, वहीं माइकल ने चैन की नींद के लिए खुद को सिडेट किया था। इन शॉर्ट, माइकल की जिंदगी के ये 2 एक्सीडेंट्स इतने भयानक निकले कि एज अ रिजल्ट
उसे इंसोम्निया भी हुआ और नशीली दवाइयों की लत भी लग गई। खैर, दुनिया में हर कोई माइकल के बारे में एक बात तो जरूर जानता है और वो है उसकी प्लास्टिक सर्जरीज। माइकल को प्लास्टिक सर्जरी से बहुत ही ज्यादा प्यार था। हालांकि उसने पब्लिकली इस बात को कभी माना ही नहीं कि उसने किसी भी तरह की कोई भी प्लास्टिक सर्जरी कभी करवाई भी है, लेकिन एक सर्जरी के बारे में उसने खुलकर बात की थी और वो थी उसकी नोज सर्जरी। माइकल ने इतनी बार नोज सर्जरी करवाई थी कि एक आम आदमी तो अपनी जिंदगी में करवा ही नहीं सकता है। माइकल को बचपन से ही अपनी नाक पसंद नहीं थी और उसका कारण था उसके पिताजी। माइकल के पिता काफी खड़ूस नेचर के थे। काफी कम उम्र में ही उसने अपने सारे बच्चों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धकेल दिया था ताकि 10 जन के परिवार का पालन पोषण ढंग से हो सके। इसी सोच के साथ माइकल के पिता जो ने अपने बच्चों को हमेशा एक ट्रेनर की तरह ट्रीट किया था। उसने कभी अपने बच्चों को डैड बुलाने तक की इजाजत भी नहीं दी थी। प्रैक्टिस के दौरान वो अपने बच्चों को इतना मारते थे कि उनकी माँ यानी कैथरीन को रोकना पड़ता था। इन सभी चीजों की वजह से माइकल के दिमाग में अपने पिता के लिए एक विलेन की इमेज बन गई थी। वो अपने पिता से काफी नफरत करता था और डरता भी था। अपने पिता का नाम सुनते ही वो कांपने लगता था। इतना ही नहीं, माइकल के पिता ने उसके मन में उसकी नाक को लेकर काफी इनसिक्योरिटी भी पैदा कर दी थी। वो कहते थे कि इस तरह की नाक तुम्हें मेरे खानदान की तरफ से तो नहीं ही मिली है, ये घटिया नाक तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली है। इसी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए माइकल ने अपनी पहली नोज सर्जरी या रिनोप्लास्टी साल 1979 में करवाई। हालांकि उसका कहना था कि किसी एक्सीडेंट के दौरान उसकी नाक टूट गई थी, इसलिए उसने रिनोप्लास्टी करवाई थी, लेकिन असलियत क्या है हम सब जानते हैं। खैर, माइकल अपनी पहली सर्जरी से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए साल 1983 में उसने एक बार फिर से रिनोप्लास्टी करवाई। लेकिन इस नाक के साथ माइकल को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगी थी, इसलिए साल 1986 में एक बार फिर से उसने रिनोप्लास्टी करवाई। उसके बाद ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं था। कभी फेस, कभी चिन, फिर वापस नोज और फिर ओवरऑल फेस। ऐसा लगने लगा था कि मानो माइकल को शौक था कि प्लास्टिक सर्जरीज करवा करवा के मुझे दुनिया में सबसे भद्दा दिखना है। खैर, इन्हीं प्लास्टिक सर्जरीज की वजह से माइकल आए दिन सुर्खियों में बना रहता था। उसके फेम का इस्तेमाल करके काफी लोग आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एमिनेम का था। मशहूर रैपर एमिनेम ने साल 2004 में अपने एक सॉन्ग में माइकल का मजाक बनाया था। उसने माइकल के साथ हुए ट्रेजिक एक्सीडेंट्स का मजाक उड़ाया था, वही एक्सीडेंट्स जिसमें उसके बालों पर आग लग गई थी और उसकी स्पाइन भी डैमेज हो गई थी। ऐसे ही काफी दूसरी चीजों को लेकर उस पूरे म्यूजिक वीडियो में एक तरह से माइकल को ट्रोल किया गया था। इसके जवाब में माइकल जैक्सन ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन साल 2007 में उसने एक ऐसा मूव चूज किया जिसको देख के सबके होश उड़ गए थे। देखो, जैक्सन ने उस समय सोनी के साथ एक डील साइन करी थी जिसके चलते उसने एमिनेम के सारे राइट्स खरीद डाले थे। यानी अब एमिनेम जितनी बार भी गाने गाएगा उतनी बार ही उसका कुछ फायदा जैक्सन को भी होगा। खैर, इतना स्मार्ट होने के बावजूद भी माइकल ने एक बहुत बड़ी बेवकूफों वाली गलती की थी और वो थी ये हादसा 19 नवंबर 2002 में बर्लिन, जर्मनी के एक होटल रूम की बालकनी में हुआ था, जिसके चलते माइकल ने अपने सबसे छोटे बेटे ब्लैंकेट को अपने फैंस को दिखाने के चक्कर में होटल रूम की बालकनी से ही लटका दिया था। ऐसा करने की वजह से उसको बहुत ट्रोल भी किया गया था, क्योंकि उसके ऐसा करने से उसके फैंस भी कुछ वैसा ही करने लग गए थे। लिटरली एक लेडी ने अपने बच्चे को भी बालकनी से इसलिए लटका दिया था क्योंकि माइकल ने अपने बच्चे को लटकाया था। मतलब बेवकूफों की कमी नहीं है दुनिया में। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद माइकल ने एक पब्लिक अपॉलॉजी भी जारी की थी, क्योंकि इस सब के लिए वो काफी शर्मिंदा था। वो इस कांड के बाद इतने गिल्ट में जा चुका था कि उसने खुद को एक रूम में कई दिनों के लिए बंद तक कर लिया था। ये सब उसके बॉडीगार्ड ने एक इंटरव्यू में बताया था। खैर, एमिनेम के अलावा माइकल को सोनी से भी इश्यूज थे। दरअसल सोनी के साथ उस समय चल रहे डिस्प्यूट का कारण था उस समय के सोनी का चेयरमैन टोमी मोटोला। इनके बीच ये डिस्प्यूट एक नहीं बल्कि काफी सारे कारणों की वजह से चल रहा था, जैसे आर्टिस्टिक कंट्रोल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट और एलिगेशंस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी माइकल के साथ टोमी मोटोला के द्वारा उसकी कास्ट और रेस को लेकर भी भेदभाव किया जाता था। हद तो तब हुई जब साल 2002 में माइकल ने लोगों के सामने आकर ये कहा कि टोमी मोटोला एक रेसिस्ट और डेविलिश इंसान है। उसने एक स्पीच में तो इतना तक कह दिया था कि मोटोला और सोनी ब्लैक आर्टिस्ट के साथ भेदभाव करते हैं और वो चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े। इस बात का सपोर्ट कान्ये वेस्ट ने भी किया था। कान्ये वेस्ट को भी लगता है कि माइकल को मारने के पीछे की कॉन्स्पिरेसी काफी खतरनाक है। कान्ये वेस्ट ने ये बात एक ट्वीट के थ्रू लोगों के सामने भी रखी थी। खैर, एक बात आपको यहाँ ये भी पता होनी चाहिए कि माइकल जैक्सन बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। दरअसल बचपन से ही जो प्यार माइकल को अपने पिता से नहीं मिला था, वो प्यार माइकल दुनिया के सभी बच्चों के बीच लुटाना चाहता था। इसलिए उसने अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहां वो अपना खोया हुआ बचपन एक बार फिर से जी सके। इस दुनिया का नाम था नेवरलैंड रेंच। वैसे तो माइकल के पास काफी सारे घर थे, लेकिन वो अपना सबसे ज्यादा टाइम इसी घर में बिताया करता था। इस घर को बनाने के पीछे माइकल के कई मकसद थे। जैसे माइकल अपना खुद का पर्सनल जू भी बनाना चाहता था, क्योंकि उसे जानवरों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। इसलिए उसने नेवरलैंड रेंच में एक जू भी बनाया था। साथ ही यहाँ आने वाले हर बच्चे को वो बचपन की सारी खुशियां देना चाहता था। इसलिए उसने अपने घर में ही बच्चों के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क भी बनवाया था। यहाँ वो खुद भी बच्चों के साथ खेला करता था। अक्सर ये देखा भी गया था कि माइकल खुद भी इन बच्चों के साथ बच्चा बन जाता था। वो बच्चों के साथ झूला झूलता और लॉन्ग आवर्स तक उनके साथ खेला करता था। लेकिन कैसा हो, अगर 24 घंटे बच्चों से घिरे रहने वाले इंसान पर
उन्हीं बच्चों के शोषण के केसेस लग जाएं तो। ऐसा ही कुछ था माइकल जैक्सन के साथ, जहां उस पर बच्चों का शोषण करने का केस लगाया गया था। ये केस 1993 में इवान चैंडलर नाम के डेंटिस्ट ने लगाया था। इस केस में इवान ने अपने बेटे जॉर्डन के साथ हुए मॉलेस्टेशन के चलते माइकल पर आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों के चलते माइकल के घर पर 22 दिसंबर 1993 को पुलिस उसकी तहकीकात करने के लिए आती है। अब नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती तो बात अलग थी, लेकिन हद तब हो गई जब उन्होंने जैक्सन को पूरी तरह से न्यूड करके उसकी पूरी बॉडी चेक करी थी। इस बारे में माइकल ने एक वीडियो के थ्रू लोगों को बताया था। उसने इस वीडियो की हेल्प से कहा कि ये बहुत ही डिह्यूमनाइजिंग और ह्यूमिलिएटिंग यानी कि अमानवीय और अपमानजनक इन्वेस्टिगेशन रही, जो कि उसने जिंदगी में कभी भी फेस नहीं की थी। हालांकि इस पूरे केस का रिजल्ट ये रहा कि माइकल ने चैंडलर के परिवार को $25 मिलियन दिए, वो भी बिना किसी आरोप के साबित हुए। माइकल का कहना था कि उसने ये पैसे सिर्फ जॉर्डन चैंडलर के लिए ही दिए थे। इसके अलावा साल 2003 में माइकल गेविन अर्विजो नाम के कैंसर पेशेंट से मिला था। ये लड़का माइकल का काफी बड़ा फैन था और बहुत समय से उससे मिलना भी चाहता था। माइकल से मिलने की उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए माइकल ने अर्विजो के साथ उसके पेरेंट्स, ब्रदर और उसकी सिस्टर को नेवरलैंड रेंच में ही बुला लिया था। लेकिन उनकी इस मुलाकात को काफी गलत तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था, जो कि मार्टिन बशीर नाम के एक जर्नलिस्ट ने बनाई थी। ये जर्नलिस्ट माइकल का काफी अच्छा दोस्त भी था, यानी कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुश्मन ना करे वो काम दोस्त ने किया है। इसलिए उसकी इस डॉक्यूमेंट्री से माइकल काफी डिस्टर्ब हो चुका था। उसने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा भी था कि मार्टिन से इस तरह के बर्ताव की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस डॉक्यूमेंट्री में माइकल की इमेज एक बच्चे का शोषण करने वाले आदमी के रूप में लोगों के सामने दिखाई थी। इन शॉर्ट माइकल पर जितने भी चाइल्ड अब्यूज के एलिगेशंस लगे थे वो सारे के सारे फेक निकले, एक भी सही प्रूव नहीं हो पाया। एनीवेज फाइनली ये समझते हैं कि ऐसा क्यों माना जाता है कि माइकल जैक्सन की हत्या हुई थी। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि माइकल ने एक्स्ट्रा प्रोपोफॉल मांगी थी, तो ये कॉनराड डॉक्टर किस बात का है? सबसे पहली गलती जो कॉनराड ने की थी वो आपको इस फोटो में दिखेगी। ये देखो, ये वही कमरा है जहां माइकल रहता था। इस रूम में आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिखेगा, कुछ एनेस्थेटिक्स दिखेंगे, एक बैक वॉल्व मास्क BVM दिखेगा और कुछ दवाइयां भी दिखेंगी। लेकिन जो आपको नहीं दिखेगा वो है ये टारगेट कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन TCI। इसे ऐसे समझो कि जब भी हाई लेवल एनेस्थेटिक्स किसी को दी जाती है तो वहाँ इस इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर बाई चांस इस एनेस्थेटिक का कोई उल्टा रिएक्शन हुआ तो ये मशीन उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज करी जाती है। साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर NIBP मॉनिटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और कैप्नोग्राफी जैसी चीजों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इनमें से कोई भी मशीन उस समय माइकल के रूम में मौजूद थी ही नहीं। दूसरी गलती ये थी कि कॉनराड ने माइकल को सही CPR नहीं दिया। ये चेक किए बिना ही कि माइकल को रेस्पिरेटरी अटैक आया है या कार्डियक अरेस्ट आया है, कॉनराड ने चेस्ट कंप्रेशन CPR देना शुरू कर दिया, जबकि इस केस में माइकल को एडवांस्ड मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। तीसरी गलती कॉनराड की ये भी मानी जाती है कि एक डॉक्टर होने के बावजूद भी उसने माइकल को एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोपोफॉल लेने से नहीं रोका। ओवरऑल कॉनराड को उसकी मेडिकल लापरवाही की वजह से 4 साल की सजा सुनाई गई और माइकल की मौत के लिए कोर्ट ने किसी को कोई भी सजा नहीं दी। माइकल के फैंस आज भी यही मानते हैं कि उसकी हत्या हुई थी, लेकिन उस दिन माइकल के कमरे में जो घटित हुआ वो इतना प्राइवेट इवेंट है कि कोर्ट को डॉक्टर कॉनराड मरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया।